सो हेलो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हम यहाँ पे बिहार बोर्ड के लघु उत्तरीय प्रश्न के 12 जो है वो हिस्ट्री का टॉप 12 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम्स के व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक तरह से इसे समझ लीजिए रामबाण ही है। सो आज की इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग सीरीज में जुड़े रहिएगा, क्योंकि आने वाले दिन में हिस्ट्री के साथ साथ आपके सभी विषय का जो है वो टॉप क्वेश्चंस यानी गेस्ट क्वेश्चंस का जो है वो सेट अपलोड होगा इसी चैनल पे सुबह में 6:30 बजे। तो चलिए आज का जो वीडियो है वो मेरा पहला क्वेश्चन है हिस्ट्री का। औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को किस तरह प्रभावित किया? औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को काफ़ी प्रभावित किया। इससे घरेलू उद्योगपति मजदूर बन गया और इनका आजीविका उद्योगपति द्वारा प्राप्त वेतन पर निर्भर हो गया। जब नए नए मशीनों एवं यंत्रों का विकास हुआ तो जो मजदूर नए यंत्र को चलाने में अकुशल थे उन्हें मजदूर बेरोजगार कर दिया गया और तो इन मजदूरों ने आंदोलन करना तथा मशीनों को तोड़ना प्रारंभ कर दिया। इस बात को आप लोग समझिए। औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को काफ़ी तरह से प्रभावित किया करता है, जिसके वजह से जो उद्योग में सामान बनने लगते हैं तो जो होता है उद्योगपति मजदूर बन गया। जो घरेलू उद्योगपति था यानी जो लघु एवं कुटीर उद्योग का जो मालिक थे वो लोग मजदूर बन जाते हैं। उसके बाद से इनका आजीविका भी उद्योगपति द्वारा प्राप्त वेतन पर निर्भर हो जाता है। यानी जो उद्योगपति थे जिनके में उद्योग में यानी कि कारखाने में काम करते थे उनके द्वारा प्राप्त वेतन पर ही निर्भर हो जाता है। उसके बाद से जब नए नए मशीनों एवं यंत्रों का विकास होता है तो मजदूरों नए यंत्रों को चलाने में अकुशल थे, उन्हें बेरोजगार कर दिया गया। यानी जो जब नए नए यंत्र एवं मशीनों का विकास होता है तो जो मजदूर को नए यंत्र और मशीन को चलाना नहीं आता था उन्हें फैक्ट्री से निकाल दिया जाता था, बेरोजगार कर दिया जाता था। उसके बाद से जो वो मजदूर जो थे वो मिलकर आंदोलन करना प्रारंभ करते हैं, सड़क पर आंदोलन करते हैं। उसके बाद से मशीनों को तोड़ना और मशीनों को जलाना तक प्रारंभ कर देते थे। यह है हमारा इस क्वेश्चन का मांग यानी इस क्वेश्चन का आंसर। अगर आप लोग इस प्रकार से लिखिएगा तो वहाँ पे आप लोग का एक भी मार्क्स जो है वो कम होने को संभावना नहीं है। आप लोग पोस्टर में भी देखे होंगे नो गाइड नो बुक्स नो, यानी कि मैं यहाँ पे आप लोगों को सबसे सिंपल और सबसे सिंपल लैंग्वेज देने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए निरोधीकरण से आपका क्या तात्पर्य है, यानी निरोधीकरण क्या है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन है न्यूनतम मजदूरी कानून, उसको भी आप लोग थोड़ा ध्यान में रखिएगा। औद्योगिकरण के जब विकास हुआ तो वही भारत में फल फूल रहे लघु एवं कुटीर उद्योग अंग्रेज व्यापारी के अत्याचार से बंद हो गए, जिससे भारी पैमाने पर लोग बेरोजगार हो गए, जिसे निरोधीकरण की संज्ञा दी गई। इस बात को आप लोग समझिए। निरोधीकरण से क्या आपका तात्पर्य, यानी औद्योगिकरण का जब विकास होता है तो उद्योग यानी मशीनों द्वारा जो है वो बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए जाने लगते हैं। तो मशीनों द्वारा जब बहुत सारे प्रोडक्ट यानी कि लघु एवं कुटीर जो हाथ से बनते थे उन्हें जो है मशीनों से बनाए जाने लगते थे। उसके बाद से जो है लघु एवं कुटीर उद्योग अंग्रेजों के व्यापार यानी अत्याचार से बंद हो जाता है, जिससे भारी पैमाने पर लोग बेरोजगार हो जाते हैं। वही जो है वो निरोधीकरण की संज्ञा कहलाता है, यानी निरोधीकरण कहलाता है। यानी औद्योगिकरण का जब विकास होता है तो भारत में जो लघु एवं कुटीर उद्योग होता है वो बंद हो जाता है अंग्रेजों के अत्याचार से। उसके बाद से जिससे भारी पैमाने पर लोग बेरोजगार हो जाते हैं, इसे ही हम लोग निरोधीकरण कहते हैं। यानी कि आई होप आप लोग समझ गए होंगे। जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप लोग देखिएगा, इसका फिलहाल में मैंने वीडियो अपलोड किया था। पांडुलिपि क्या, हालांकि 12 का 12 क्वेश्चन ये सारे महत्वपूर्ण है। आप लोग देख सकते हैं मेरे चैनल पे मैंने हर एक चैप्टर से 2 से 1 या 3 दीर्घोत्तरीय प्रश्न अपलोड किया था, और मॉडल पेपर से लेकर आपके स्कूल एग्जामिनेशन में उसी प्रश्न में से यानी टोटल क्वेश्चन आपको उसी प्रश्न से मैच किया। आप लोग देख लीजिएगा मेरे चैनल को विजिट करके, 4-5 महीना मैंने वीडियो डाला था। मॉडल पेपर में भी आप लोग देखिएगा उपनिवेशवाद और रूसी क्रांति का कारण, वही 2 क्वेश्चंस मैंने अपलोड किया है, और एक कार्ल मार्क्स जो कि आपके स्कूल एग्जामिनेशन में आया था। यानी कि बहुत ही एनालिटिक करने के बाद मैं आप लोगों को वीडियो बनाता हूं, यहाँ पे वीडियो को लेकर आता हूं, और इस लैंग्वेज को भी लिखने में काफ़ी मेहनत लगता है। सो आप लोग इस वीडियो को लाइक करके अपना जो है वो सपोर्ट बनाए रखिएगा, ताकि आप लोगों के लिए मैं ऐसा वीडियो डेली अपलोड कर सकूँ। तो देखिए थर्ड मेरा क्वेश्चन है पांडुलिपि क्या है, इसकी क्या उपयोगिता है। तो देखिए भारत में छापाखाना के आविष्कार से पहले भोजपत्र एवं तार के पत्तों पर हाथ से लिखने की पुरानी एवं समृद्ध परंपरा थी। इस हस्तलिखित सामग्री को ही पांडुलिपि कहते हैं। देखिए होता क्या है, जब भारत में जो है छापाखाना का जब आविष्कार नहीं हुआ था उसके पहले ही भोज के पत्र एवं तार के पत्तों पर हाथ से लिखने की यानी कि हाथ से लिखने की पुरानी एवं समृद्ध परंपरा थी।
पुरानी एवं समृद्ध परंपरा थी। इस हस्तलिखित सामग्री को ही पांडुलिपि कहते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप लोग इसका डिस्कशन देखना चाहते हैं तो आप लोग विजिट कीजिएगा, 8 चैप्टर्स में मिल जाएगा। हिस्ट्री का प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे अपलोड है, आप लोग उसको देख लीजिएगा, सारे क्वेश्चन प्रश्न मिल जाएगा। हालांकि दीर्घोत्तरीय में जो महत्वपूर्ण है वही मिलेगा। पांडुलिपि हमारे पूर्वजों के दुर्लभ ज्ञान का भंडार है। भारत में संस्कृत, अरबी तथा फारसी भाषा में असंख्य पांडुलिपि तैयार की गई है। इसके अध्ययन से इतिहास की जानकारी मिलती है। आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा, यानी कि जब हम लोग पांडुलिपि का अध्ययन करते हैं तो इससे जो है वो हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। देखिए नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है 4 नंबर, भूमंडलीकरण के भारत पर प्रभाव को स्पष्ट करिए। क्वेश्चन आप लोगों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि भूमंडलीकरण ये भारत से संबंधित प्रश्न है। सो आप लोगों के लिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण होता है। और एक बिहार आंदोलन यानी चंपारण सत्याग्रह जो है बिहार आंदोलन में एक आंदोलन पर टिप्पणी करने को पूछता है, तो वो भी देखिएगा क्वेश्चन बार बार पूछता है। क्यों वो महत्वपूर्ण होता है? क्योंकि वो बिहार से संबंधित रहता है। देखिए भूमंडलीकरण के भारत पर प्रभाव को स्पष्ट करना है। भूमंडलीकरण का प्रभाव भारत में भी देखने को मिलता है। 1991 ईस्वी की आर्थिक नीति की घोषणा के बाद भारत में पूंजी निवेश तथा व्यापार में काफ़ी इजाफा हुआ। पूंजी निवेश के कारण देश में सेवा क्षेत्र का काफ़ी तीव्र गति से विकास हुआ। उसके बाद से जिसके अंतर्गत बैंकिंग, बीमा, संचार, व्यापार तथा आजीविका यहाँ पे रॉन्ग टाइपिंग हुआ है, आजीविका अर्जन का कई विकल्प खुला। आज भी भूमंडलीकरण के कारण विश्व स्तर पर रोजगार के नए अवसर उपलब्ध है। देखिए भूमंडलीकरण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, यहाँ पे हम लोग एक ओवरव्यू के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। देखिए भूमंडलीकरण का प्रभाव भारत में भी देखने को मिलता है। 1991 ईस्वी में जब नई आर्थिक नीति की घोषणा होता है तो उसके बाद भारत में पूंजी निवेश तथा व्यापार काफ़ी इजाफा हुआ, यानी कि भारत में भी लोग पूंजी का निवेश करने लगे। उसके बाद से व्यापार का जो कार्य था वो काफ़ी तीव्र गति से यानी काफ़ी इजाफा हुआ है, यानी काफ़ी तीव्र गति से बढ़ना स्टार्ट होता है। उसके बाद से इसी कारण जो है देश में सेवा क्षेत्र का भी काफ़ी तीव्र गति से विकास होता है। उसके बाद से जिसके अंतर्गत सेवा क्षेत्र के अंतर्गत नए नए बैंक, बीमा, संचार, व्यापार तथा आजीविका अर्जन का कई विकल्प खुलता है। उसके बाद से भूमंडलीकरण के कारण ही आज भी जो है विश्व स्तर पर रोजगार के नए अवसर उपलब्ध है, यानी आप में अगर टैलेंट है तो आप जाकर दूसरे कंट्री में काम कर सकते हैं। ये हमारा भूमंडलीकरण का ही देन है। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, गुटेनबर्ग ने मुद्रण यंत्र का विकास कैसे किया। इस क्वेश्चन को तो आप लोग वीवीआई मार ही लीजिएगा, हालांकि मैं पहले से इसको वीवीआई बोल रहा हूँ और मॉडल पेपर में भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। गुटेनबर्ग ने मुद्रण यंत्र का विकास कैसे किया। तो देखिए गुटेनबर्ग का जन्म जो है जर्मनी के मेंस नामक स्थान पर हुआ था। वह बचपन से ही तेल और जैवुन पेरने वाली मशीनों से प्रेरित था। वह काठ के टुकड़ों पर उल्टे अक्षर खोदा, फिर इसी प्रकार शब्द या वाक्य खोदा तथा परस्पर जोड़कर इस प्रकार बने ब्लॉक में स्याही के मदद से इसे व्यवस्थित करके मुद्रण यंत्र का विकास किया। इन्होंने सर्वप्रथम बाइबिल का प्रकाशन किया। ये जो है मैंने प्रेस संस्कृति और राष्ट्रवाद जब चैप्टर्स का मैंने अपलोड किया था वीडियो, तभी मैं आप लोगों से बोला था इस चैप्टर जो है अंतिम चैप्टर्स है और इस चैप्टर से प्रश्न रहेंगे ही रहेंगे। ये मैंने आप लोगों को हर एक वीडियो में बोला है और इस चैप्टर से प्रश्न रहेंगे आपके एग्जाम्स में। आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। इस बात को अगर इस क्वेश्चन को नहीं समझे आप लोग, मुझे पता है, सो मैं इसको एक बार और ओवरव्यू दूंगा, आप लोग अच्छे से समझ जाइएगा। देखिए होता ये है, जो गुटेनबर्ग का जो जन्म है वो जर्मनी में मेंस नामक स्थान पर होता है। उसका पिता जो है वो कारपेंटर है, आप लोगों को पता होगा। वो बचपन से ही तेल और जैवुन पेरने वाले मशीनों से प्रेरित रहता है, यानी उस जानकार रहता है। उसके बाद से वो काठ का टुकड़ा लेता है, जो कि पिता उसके कारपेंटर ही थे। वो काठ का टुकड़ा लेता है, उस पर उल्टे अक्षर खोदता है, उल्टा अक्षर जो है उसको खोदता है, फिर इसी प्रकार शब्द खोदता है उस पर। उसके बाद से शब्द से वाक्य बनाता है। उसके बाद से इस प्रकार बने ब्लॉक में स्याही के मदद से इसे व्यवस्थित करके मुद्रण यंत्र का विकास किया। इन्होंने सर्वप्रथम बाइबिल का विकास किया। ये भी ऑब्जेक्टिव में वीवीआई है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक का विकास किया, तो बाइबिल का। और गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था, जर्मनी में। इस बात को आप लोग समझ गए। जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस क्वेश्चन जो है वो आपके दीर्घोत्तरीय के भी दृष्टि से महत्वपूर्ण है और लघुत्तरीय की भी दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। सो मैं इसको दीर्घोत्तरीय में इसको मैं सेट नहीं करूंगा। हालांकि जो है वो आपको हिस्ट्री में ही नहीं बल्कि जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और आपदा प्रबंधन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, उसके बाद से बायोलॉजी, मैथ, हिंदी, संस्कृत, सारे सब्जेक्ट का वीवीआई यानी कि वीएम टॉप क्वेश्चंस मैं इस चैनल पे आप लोगों को अपलोड करूंगा। उसके लिए जो है आप लोगों को अपना सपोर्ट मेरे को देना होगा। आप लोग सपोर्ट कैसे कीजिएगा, सारे वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। उसके बाद से वीडियो को लाइक कीजिएगा,
कमेंट कीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों में हर एक जगह व्हाट्सएप, फेसबुक, जितना भी सोशल मीडिया आप लोग मेरे लिए उतना वहाँ पे शेयर कीजिएगा, ताकि मेरे को भी अच्छा लगेगा। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही एनालिटिक करने के बाद ये सारा प्रश्न लेकर आता हूँ। सो आप लोग इतना मेरे लिए जरूर कीजिएगा। तो देखिए, जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासन, रूसी क्रांति के कारणों की विवेचना करें। ये भी प्रश्न जो है मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है और उसमें मैंने बोला है जी ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए VVI है। देखिए, 1917 से पूर्व रूस में रोमनोव राजवंश का शासन था। वहाँ के सम्राट को जार कहा जाता था। देखिए, आप लोग इस प्रश्न को दीर्घोत्तरीय में आएगा तो आप लोग 2-3 टॉपिक को तो मिनिमम लिखिएगा। दीर्घोत्तरीय में आएगा तो 3 टॉपिक दीजिएगा। पहला, जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासन। सेकंड, किसानों की दयनीय स्थिति, मजदूरों की दयनीय स्थिति। थर्ड, ये 3 टॉपिक देकर आप लोग तीनों को छोटा छोटा सा शब्दों में, छोटी सी वाक्यों में आप लोगों को एक्सप्लेन कर देना है। ऐसे होता ही है, आप लोगों को ज़्यादा मार्क्स मिलता है। मैं आप लोगों को पेपर भी लिखने को बताऊंगा जो किस प्रकार आप लोग लिखिएगा, क्योंकि मैंने भी मेरे को एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने भी बोर्ड एग्जाम्स में मैंने किस प्रकार से मेरा सोशल साइंस में आप लोग मार्क्स देखिएगा तो स्कूल से जो है वो मेरे को 18 मार्क मिले हैं। उसके बाद से मैंने पेपर्स में मैंने और मार्क्स लाया और टोटल मेरा मार्क्स है वो 90 है। मैं एक वीडियो बनाऊंगा जब मैं किस प्रकार आप लोगों को बोर्ड के एक महीना पहले किस प्रकार मेरा क्या टाइम टेबल था, क्या रूटीन था। अगर आप लोग को उस पर वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट्स कीजिएगा, मैं बताऊंगा। मेरा सोशल साइंस में 90 है, मैथ में 95 है और ऑल आप लोग ऐड कीजिएगा तो आप लोगों को पता होगा, बहुत लोगों को पता होगा, इतना है मेरा मार्क्स। सो मैं आप लोगों को बोलिएगा तो मैं उसका वीडियो अपलोड कर दूंगा, सारा चीज़ शेयर कर दूंगा। आप लोग को एक से एक टिप्स बताऊंगा स्टडी करने का, स्मार्ट स्टडी करने का भी तरीका। तो देखिए, सबसे पहले मैं लोग इस प्रश्न को मैं भूल ही गया था, हालांकि मैं दूसरे टॉपिक पे चला गया था। इस प्रश्न को समझेंगे। रूसी क्रांति के कारणों की विवेचना करें। जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासन। 1917 से पूर्व रूस में रोमनोव राजवंश का शासन था। वहाँ के सम्राट को जार कहा जाता था। वहाँ का शासक जार निकोलस द्वितीय था, जिसके शासनकाल में क्रांति हुई। वह राजा के दैवीय अधिकारों में विश्वास रखता था। उसे आम लोगों की सुख दुख की कतई चिंता नहीं थी। इस प्रकार आगे चलकर जनता की स्थिति बद से बदतर हो गई। यानी 1917 से पूर्व रूस में रोमनोव राजवंश का शासन था। वहाँ का जो सम्राट है उसे जार कहा जाता था और वहाँ का शासक जार निकोलस द्वितीय था, जिसके शासनकाल में क्रांति हुई। वह राजा के दैवीय अधिकारों में विश्वास रखता था, यानी कि उसका कहना था कि मेरे पापा जो है वो राजा थे तो मैं भी राजा ही बनूंगा और मेरा बेटा जो है वो भी राजा ही बनेगा। थोड़ा हंसी आएगा, लेकिन उसका जो राजा के दैवीय अधिकारों में विश्वास रखता था, यही होता है दैवीय अधिकार। उसे आम लोगों की यानी जनता का सुख दुख का कतई चिंता नहीं था। तो आप लोग जरा सोचिए, जब उसे जनता की सुख दुख का कोई भी चिंता नहीं रहेगा तो जनता में आक्रोश बढ़ेगा कि नहीं? बढ़ेगा आक्रोश। और जब जनता में आक्रोश बढ़ेगा तो जनता क्या करेगी? जनता उसको तो सपोर्ट नहीं करेगी। सीधी सी बात है, रोड पे आएगी। खूनी रविवार जैसे घटना होगा, अक्टूबर क्रांति होगा, नवंबर क्रांति होगा। यहाँ पे याद आया अक्टूबर और नवंबर क्रांति भी इम्पोर्टेंट है, हालांकि दोनों सेम है, मैं आगे उस पर भी डिस्कस करूँगा। देखिए, किसानों की दयनीय स्थिति सेकंड मेरा टॉपिक है। रूस में जनसंख्या का अधिकतम भाग कृषक ही थे। किसान, यहाँ पे थोड़ा मिस टाइपिंग हुआ है क्योंकि मैं अपने से टाइपिंग करता हूँ भाई। हिंदी टाइपिंग करने में मेरे को प्रॉब्लम्स होती है और आप लोग समझते नहीं हैं, मेरे को सपोर्ट थोड़ा नहीं करते। आप लोग वीडियो को छोड़ कर चले जाते हैं, इसे शेयर नहीं करते हैं, क्यों? अत्यंत दयनीय थे। इसके पास देखिए, इसको आप लोग समझिएगा। रूस में जनसंख्या का अधिकतम भाग कृषक ही थे, यानी रूस में जो जनसंख्या अधिकतम भाग जो है कृषक ही थे, यानी 100% में लगभग अधिकतम मैक्सिमम लोग कृषक ही थे, यानी किसान थे, जिनका स्थिति अत्यंत दयनीय था। उनके पास खेत बहुत छोटे छोटे थे जिन पर वे पुराने ढंग से खेती करते थे। इनके पास पूंजी का भी अभाव था तथा करों के बोझ से दबे हुए थे। ऐसे में किसानों के पास क्रांति के सिवा कोई दूसरा चारा नहीं था, जो क्रांति का कारण बना। ये बात समझ सकते हैं जी। किसानों का पास जो है उनको खेत भी बहुत छोटा छोटा दिया जाता था। उसके बाद से था उन लोगों के पास बहुत सारा कर्जा से दबे हुए थे। उसके बाद उन लोगों को खेती करने का कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं था, वो पुराने ढंग से खेती करते थे। उसके बाद से जो है उत्पादन भी उन लोगों का कम होता था। जब पुराने ढंग से और छोटे छोटे टुकड़ों पर खेती करेंगे तो उन लोगों का उत्पादन कहाँ से ज़्यादा हो जाएगा? कम ही होगा। यही कारण था जिसके वजह जो भी ये भी है एक रूसी क्रांति का जो है महत्वपूर्ण कारण बनता है। मजदूरों का दयनीय स्थिति। तो रूस में मजदूरों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उन्हें अधिक काम करना पड़ता था परंतु उनकी मजदूरी काफ़ी कम थी। ऐसी स्थिति में उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था और वे अपनी स्थिति से संतुष्ट नहीं थे। आगे चलकर क्रांति का कारण बना। इस बात को आप लोग समझिएगा। ये 3 टॉपिक देकर तीनों का एक्सप्लेनेशन मैंने कर दिया। इस बात को आप लोग समझिएगा। मजदूरों की दयनीय स्थिति। देखिए, रूस में जो मजदूर थे उनका स्थिति काफ़ी दयनीय होता था, क्योंकि उन लोगों को
सॉरी 8 घंटा की जगह 12 घंटा और 14 घंटा काम कराया जाता था फैक्ट्री और उद्योग में, और उनका जो सैलरी है वो 8 घंटा को ही दिया जाता था। तो इससे जो है मजदूर संतुष्ट होंगे? नहीं संतुष्ट होंगे। और जब मजदूर संतुष्ट नहीं होंगे तो सीधी सी बात है, जो वहाँ का राजा होगा, जो वहाँ का शासक होगा, उसके खिलाफ उनके मन में आक्रोश उत्पन्न होगा। और जब आक्रोश उत्पन्न होगा तो रोड पे जाकर उसके लिए लाल झंडी जो भी है वो अपना आंदोलन करेंगे ही। आई होप आप लोगों को सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा। और मैं इसके आगे, ये जो वीडियो है लॉन्ग हो रहा है, इसके आगे मैं 6 प्रश्न पे, यानी कि जो बीएम का पार्ट 2 आएगा हिस्ट्री का अगले दिन, उसमें मैं 6 प्रश्न जो बचे हुए हैं उस पर मैं डिस्कस करूँगा। इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में नीचे हैशटैग डाटा स्टडी जरूर लगाइएगा। जो लगाएगा उसको मैं व्हाट्सएप पे इसका पीडीएफ अवेलेबल कराऊंगा। मैं पीडीएफ बनाकर उसको व्हाट्सएप पे इसका पीडीएफ दूंगा।